हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में एक और इंडियस का रिवीजन हम लगाने वाले हैं और सारे बच्चों ने स्क्रीन से देख लिया होगा। आज हम शुरू करेंगे इंडियस 38 का रिवीजन। आज ही शुरू हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, एक ही लेक्चर का काम है। और इंडियस 38 किस चीज के ऊपर था? इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत सिंपल था ये। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि बच्चों ने व्हाट्सएप के ऊपर इसकी डिमांड क्यों की, क्योंकि बहुत सिंपल इंडियस है। इसको रिवाइज करने के लिए आपको मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही कर सकते थे। पर बहुत बच्चों ने डिमांड की सर। एक तो इंडियस 37 का रिवीजन मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों मांगा गया। एक 38 का रिवीजन मेरी समझ में नहीं आया बच्चों ने क्यों मांगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लीज, आपका टैक्सेस ऑन इनकम, ये सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो बच्चे मांगते हैं हमसे, और हमने प्रोवाइड भी किए हैं। कुछ कर दिए हैं, कुछ कर देंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटे 38। तो अब बच्चों के आदेश आए हैं सर, बच्चों की डिमांड आई है, पूरी तो करनी पड़ेगी। तो मैं इसका रिवीजन स्टार्ट करता हूं बेटे। बहुत सिंपल है बेटे। मैंने क्लास में जब फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर इंडियस 38 पे, तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि इनटेंजिबल एसेट कहते किसको हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने 40 में पढ़ी थी, पीपीई की डेफिनेशन 16 में पढ़ी थी, इनटेंजिबल की डेफिनेशन 38 में पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, पीपीई किसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनटेंजिबल एसेट किसको कहते हैं। सॉरी, पढ़ तो हम चुके, रिवाइज करेंगे कि इनटेंजिबल किसको बोला था हमने। तो मैंने आपको क्लास में 5 कंडीशन लिखवाई थी मेरे बच्चे, 5 कंडीशन कि इनटेंजिबल कहते किसको हैं। तो शायद आपको याद हो, अगर आप किसी भी एसेट को इनटेंजिबल कहना चाहते हैं तो इसकी 5 कंडीशन थी। पहली कंडीशन, नो फिजिकल सब्सटेंस। नो फिजिकल सब्सटेंस, जिस एसेट को आप इनटेंजिबल एसेट बुलाना चाहते हैं तो उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। और फिजिकल सब्सटेंस नहीं है कैसे पता लगता है? कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन। 11वीं कक्षा से सीखते हैं हम ये बातें। अगर किसी भी एसेट को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, तो वो आपकी इनटेंजिबल है। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फैक्ट्री, कार, फैक्ट्री शेड, ये सब टेंजिबल है, कैन बी टच्ड, कैन बी सीन। पहली कंडीशन तो यही थी बेसिक, इट शुड हैव नो फिजिकल सब्सटेंस। दूसरी कंडीशन आपको मैंने बताई थी, इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट। आपकी कॉपी है आपके पास, कॉपी खोलो, ये सारे नोट्स आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। जैसे जैसे आपकी कॉपी में लिखे हैं वैसे वैसे बोलता जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी से चेक करते चलो। इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी एसेट का मतलब बताया था, इट शुड नॉट बी हेल्ड फॉर रीसेल, इट शुड बी हेल्ड फॉर द यूज इन बिजनेस। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सेलिंग है, चाहे प्रोडक्शन है, कहीं भी यूज हो जाए। पर अगर किसी एसेट को आप यूज करने के इरादे से लाते हैं तो वो नॉन मॉनेटरी है, बेचने के इरादे से लाते हैं तो वो इन्वेंट्री है। अगर ये हेल्ड फॉर सेल है तो 105 में जाएगा, हेल्ड फॉर रीसेल है तो इंडेक्स 2 में जाएगा। पर इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस एक्टिविटीज, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो अगर आप किसी भी एसेट को यूज करने के इरादे से, सेम कंडीशन मैंने आपको पीपी में भी बताई थी कि अगर आप किसी भी एसेट को आप बिजनेस में यूज करने के इरादे से रखते हैं तो वो आपका पीपी है। तो बिजनेस में यूज होना चाहिए आपका, हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बेटे, तीसरी कंडीशन क्या थी? अंडर द कंट्रोल, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। कंट्रोल, ऑनरशिप, क्लियर कट ऑनरशिप, कोई भी अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप। अगर आपकी ऑनरशिप किसी एसेट के ऊपर डिस्प्यूटेड है, आपको चैलेंज किया किसी ने, आपके पास कॉपीराइट है, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास पेटेंट है, आपके पास कोई डिजाइन है, और वो चैलेंज हो गया, किसी दूसरी एंटिटी ने बोला जी ये तो हमारा है, तो इस तरह के एसेट्स को आप इंटेंजिबल बोल के बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप होनी चाहिए आपकी। और ये कैसे प्रूव होता है कि आपके पास अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप है? जब हम किसी दूसरी एंटिटी को एसेट से बेनिफिट लेने से रोक सकते हैं। If an entity can restrict the other entity from taking benefits of the assets, तो हम उसको बोल सकते हैं जी ये तो ऑनर है एसेट के, हम किसी को रोक सकते हैं। अब ये फोन मेरे पास पड़ा है, ये मेरे पास फोन है मेरा, तो इस फोन को मैं यूज करूंगा, मैं किसी को यूज करने देता ही नहीं, मेरी ऑनरशिप है, मेरा फोन है ये। मेरी बात समझ रहे हो आप? फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, और अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप होनी चाहिए, तभी मानेंगे आपके कंट्रोल में है। और आपके कंट्रोल में तो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। चौथा, इट शुड बी एन आइडेंटिफिएबल एसेट।
ये एसेट आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। यहाँ बड़े बच्चों के साथ बड़ा झगड़ा होता है, सर एक तरफ तो कहते हो फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, एक तरफ कहते हो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। नहीं, आइडेंटिफिएबल का मतलब है कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। आपके पास कोई एसेट है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, तो बहुत अप्रूव हो जाएगा, आपके पास कुछ प्रिवेल करता है। अगर कोई एसेट दिख नहीं रही लेकिन उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो प्रूव हो जाएगा कि आपके पास एसेट है। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, मतलब इट कैन बी सोल्ड। कोई एसेट दिख नहीं रहा लेकिन आप उसे बेच सकते हैं। इट कैन बी एक्सचेंज, आप दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इट कैन बी गिवन ऑन रेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की कंडीशन आपको मैंने बताई थी। और पांचवी कंडीशन थी कॉस्ट का रिलायबल एस्टिमेट। अगर आप किसी भी एसेट को बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपके पैसे खर्च होने चाहिए और आपके पास कॉस्ट का एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए कि आपके पैसे लगे कितने हैं, तभी तो उसकी कॉस्ट बना के बैलेंस शीट में दिखाओगे। अगर किसी एसेट को एक्वायर करने की कॉस्ट ही नहीं है तो फिर आप एंट्री कैसे पास करोगे? और एंट्री सबको पता है क्या एंट्री पास होती है, इंटेंजिबल टू कैश। कोई भी एसेट खरीद के लाते हैं तो एसेट टू कैश करते हैं, उसके लिए कॉस्ट का एस्टिमेट तो होना ही चाहिए, कितने में खरीदी, आपको ये एसेट कितने में पड़ी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट और रिलायबल कॉस्ट का एस्टिमेट, ये दो तो बेसिक कंडीशन है हर एसेट के लिए। तो ये 5 कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी। फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ये नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, इसके ऊपर अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप होनी चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए और इसकी कॉस्ट का रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। तो आप इसको इंटेंजिबल मान के बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो बेटे यही था। ये देखो आप, ये आपके नोट्स, आपकी कॉपी आपके पास है घर पे, आप चेक करो, सारी चीजें यही हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। पहली कंडीशन नो फिजिकल सब्सटेंस, दूसरा नॉन मॉनेटरी एसेट, तीसरा क्लियर कट कंट्रोल, और चौथा आइडेंटिफिएबल, और पांचवा रिलायबल एस्टिमेट ऑफ हिज कॉस्ट। 1 2 3 4 5। और अगर कोई भी एसेट इन 5 कंडीशंस को पूरा नहीं करती, मान लो 4 पूरी हो रही है, एक कंडीशन फेल होगी, तो भी आप उसको P&L में राइट ऑफ करोगे, उसको बैलेंस शीट में जगह नहीं दोगे। इनटेंजिबल एसेट को हमने क्यों एनालाइज किया था कि इसको बैलेंस शीट में जगह मिल जाए, ताकि हम इसको अमोर्टाइजेशन पॉलिसी से धीरे धीरे अमोर्टाइज करें। और अगर ये कंडीशन में से एक भी कंडीशन फेल होती है, उठा के P&L में मारो, बैलेंस शीट में जगह नहीं मिलेगी, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं, ये एक्सपेंस है, ये लॉस है, राइट ऑफ करके परे मारो, और P&L पे पूरी की पूरी बर्डन आ जाएगी। ये पूरी कहानी आपको बेटे मैंने क्लास में समझाई थी। तो ये फाइट किस चीज की हो रही है? किसी एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में जगह देने पे फाइट हो रही है हमारी। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। ये वही नोट आ गया जी, P&L में डाल देना अगर कंडीशन फेल होती है तो। फिर मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल लिखवाए थे बेटे, ये हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये तो बच्चों वाली बात है, इंटर से सीखते आ रहे हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, माइनिंग लाइसेंस, फिशिंग लाइसेंस, मोशन पिक्चर लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वेबसाइट्स, आपके कस्टमर के जो लिस्ट, जो कस्टमर का डेटाबेस होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े शोरूम है ऑल ओवर इंडिया में, फुटफॉल बहुत हाई है, जैसे पेंटालून है, शॉपर स्टॉप है, फुटफॉल बहुत हाई है, जारा है, H&M है, उनके पास लाखों कस्टमर्स का बेस होता है, उसके भी पैसे होते हैं। आपको बताऊंगा आगे पूरी बातें, आपको रिवाइज कराऊंगा, ये सब डिटेल में पढ़ा हुआ हमने। तो इनटेंजिबल क्या है बेटे? लाइसेंस ही तो है आपका, आपके पास एक परमिशन ही तो है। आपने कोई फॉर्मूला बनाया, उस पर पेटेंट करा लिया, आपने कोई डिजाइन बनाया, उस पर पेटेंट करा लिया, आपने कोई किताब लिखी, उस पर कॉपीराइट करा लिया, आपने कोई फिल्म सीरियल थिएटर बनाया, उस पर आपने कॉपीराइट करा लिया, आपके बिजनेस का लोगो है, आपका ट्रेडमार्क है, परमिशन ही तो है, लाइसेंसेस ही तो हैं, आपको पैसा कमा के देंगे ये सब चीजें। शाहरुख खान एक फिल्म बनाता है, 1000 करोड़ का बिजनेस कर जाती है सर, तो कॉपीराइट है तो वो कंट्रोल कर सकता है, उसके अलावा ये फिल्म के राइट्स किसी के पास नहीं है, कोई दूसरा इंडिया में चला नहीं सकता उसको। नहीं सर, टेलीग्राम पे आ जाती है सर, उसकी कॉपी आ जाती है, इलीगल है ना, पकड़ में आ जाए तो जेल भी है। ऐसे तो गुच्ची, प्राडा, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं, इनके भी कॉपी मार्केट में आ रहे हैं, तो जेल भी है, रेड्स होती रहती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, राइट्स है हमारे पास, कंट्रोल में। ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बताए थे सर। चलें आगे। फिर मैंने क्लास में दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू किया था, और मैंने जब ये चीजें क्लास में लिखवाता था, बच्चे हंसते थे कि सर ये क्या लिखवाते रहते हैं, डेफिनेशन लिखवा दी, आउट ऑफ स्कोप लिखवा दिया, MCQ देखो आपके,
जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू दिए हैं एनडीएस के ऊपर, खोल के देखो आप न्यू कोर्स के अंदर, उसमें आउट ऑफ स्कोप के ऊपर भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? या तो पहले पढ़ लो और या फिर एमसीक्यू के साथ आप रट लेना कि अच्छा ये चीजें होती हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आउट ऑफ स्कोप में क्या बताया था, नंबरिंग याद करने का तरीका क्या है, 2, 12, 19, 105, 106 और 116, इस तरह से पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इंडियस टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इसमें कवर नहीं होती क्योंकि टेंजिबल है। 19 रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो यहाँ नहीं आते। डेफर्ड टैक्स एसेट्स यहाँ पे नहीं आते। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल यहाँ पे नहीं आते। मिनरल के जो राइट्स होते हैं, मिनरल ऑयल राइट्स वगैरह, वो यहाँ नहीं आते, वो एक साइंटिफिक रिसर्च का काम होता है। और 116 के लीज कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे नहीं आते। जिस चीज के ऊपर एक स्पेसिफिक इंडेक्स बना हुआ है वो एक जनरल इंडेक्स में क्यों आएगा? इंडेक्स 38 इनटेंजिबल्स का एक जनरल इंडेक्स है आपका। तो ये आउट ऑफ स्कोप की लिस्ट बनी हुई है आपके सामने, ये आपको लिखवाई हुई है। फिर हम चलते चलते थर्ड कॉन्सेप्ट में आ गए थे और मैंने आपको थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन बताया होगा। ये रहा जी इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? पहली एंट्री पास करना। जब हम किसी इंटेंजिबल को पहली बार परचेज करके लाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। परचेज करके लाना, पहली बार उसको रिकॉर्ड, जब किसी चीज की पहली एंट्री पास होती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन, वो परचेज के टाइम पे पॉसिबल है। तो किसी भी इंटेंजिबल एसेट को मैंने 6 तरीके से परचेज करने की सिफारिश की थी। आप 6 तरीके से परचेज कर सकते हैं। कौन कौन से 6 तरीके? कैश, दूसरा क्रेडिट, तीसरा एक्सचेंज, चौथा बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें भी आ जाते हैं, पांचवा आपका इंटरनली जनरेटेड, खुद बनाना, और छठा गवर्नमेंट ग्रांट। 6 तरीके से इंटेंजिबल आपके पास आते हैं। कैश में ले सकते हो, उधार ले सकते हो, एक्सचेंज करके ले सकते हो, बिजनेस कॉम्बिनेशन की स्कीम में आप परचेज कर सकते हो, इंटरनली जनरेट कर सकते हो, या सरकार आपको दे सकती है। इसमें से जो आपका एक्सचेंज है और जो आपका डेफर्ड क्रेडिट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने इंड AS 40 में पढ़े थे एक बार। मैंने दोबारा 16 में नहीं पढ़ाए, मैंने दोबारा 38 में नहीं पढ़ाए, 40 की रेफरेंस देता रहा क्योंकि 40 में पूरा एक लेक्चर लगाया था। जब हम डेफर्ड क्रेडिट पे खरीद के लाते हैं तो जितने भी पेमेंट आपको फ्यूचर में करने होते हैं उनको हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हैं, बाकी ब्याज होता है उसको P&L में डाल देते हैं, लेकिन कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। 40 का रिवीजन भी डाला हुआ है। अब तो कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। जो एक्सचेंज वाला है, इसके 2 केस होते हैं, या तो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो दोनों के अलग अलग केसेस। तो ये दोनों तो 40 में पढ़े हुए हैं, वही आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने दोबारा कभी डिस्कस ही नहीं करे, क्यों टाइम वेस्ट करूं बच्चे का जब बच्चे को आता ही। तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट बचे? 4। कौन कौन से? एक तो कैश वाला, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, इंटरनली जनरेटेड वाला और गवर्नमेंट ग्रांट वाला। ये 4 केस मैंने आपको अलग से डिस्कस करके दिए थे। पहला कैश हो गया। किसी भी इंटेंजिबल को आप कैश में खरीद सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परचेज प्राइस। मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है तो सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो पहले तो परचेज प्राइस, फिर उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज। कौन सी टैक्सेस एंड ड्यूटीज? जो रिफंडेबल नेचर की नहीं है, एडजस्टेबल नेचर की नहीं है। अगर आपने कोई टैक्स या ड्यूटी पे की और आपको वापस मिल जाएगी, वो नहीं लेनी है आपने। तो पहले तो परचेज प्राइस, फिर आपकी टैक्सेस एंड ड्यूटीज। कभी कभार स्टैम्प ड्यूटी आ जाती है, ब्रोकरेज और कमीशन आ जाते हैं। छोटी एसेट है कोई सॉफ्टवेयर जैसी, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी ब्रोकरेज नहीं होते। किसी बड़ी एसेट की डील हो रही है तो उसमें ब्रोकर भी होगा और स्टैम्प ड्यूटी का काम भी आएगा, क्योंकि स्टैम्प पेपर पे डील बनेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, आपने कोई एसेट बनाया, उसकी टेस्टिंग कॉस्ट भी आ सकती है, आप उसको टेस्ट करेंगे। जब हम किसी इंटेंजिबल को कैश में खरीद के लाते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है, परचेज प्राइस, टैक्सेस ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो परचेज से रिलेटेड है, परचेज की कॉस्ट में ऐड कर दो, तो वो परचेज बाय कैश का केस बन जाता है, एंट्री बन जाती है इंटेंजिबल टू कैश। लेकिन इसमें कॉस्ट निकालना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें इंपॉर्टेंट थे आपके एक्सेप्शन। क्या क्या नहीं लेना, इस पे चर्चा मैंने ज्यादा की थी और मैंने 5 चीजें मना की थी आपको। 1 2 3 4 5 ऐसे खर्चे हैं जो आपको लगेगा कि इंटेंजिबल की कॉस्ट में ले लो, लेकिन नहीं लेने। सबसे पहले आपका खर्चा था स्टाफ ट्रेनिंग का। अगर आपने कोई इंटेंजिबल बाय किया और उसको यूज करने के लिए आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा, तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट का इंटेंजिबल के एक्विजिशन से कोई लेना देना नहीं है।
तो अगर आप कोई स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट खर्च करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ना स्क्रीन पे, ऐसे मजा नहीं आता। ये देखो, परचेज बाय कैश, क्रेडिट, एक्सचेंज, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंटरनल और ग्रांट। ये हमारा चल रहा है पहला यूनिट, परचेज बाय कैश। ये हमने लिस्ट बनाई थी जी, क्या क्या इसमें लेना है। ये खर्चों की लिस्ट बनी हुई है। ये एडिशनल पॉइंट्स आ गए हमारे, इसमें क्या क्या नहीं लेना, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। मेरे लिए मेन ये है क्या क्या आपने नहीं लेना, कैन नॉट बी इंक्लूडेड, मैं ये बताना चाहता हूं। ये तो खर्चे वर्चे सबको आते ही है। मैंने 5 चीजों पे चर्चा की थी कि क्या क्या नहीं लेना। सबसे पहले था स्टाफ ट्रेनिंग। आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली या आप परचेज करके ले आए, अब उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। तो स्टाफ को ट्रेन करने की जो कॉस्ट है वो इंटेंजिबल के एक्वायर करने से रिलेटेड नहीं है। स्टाफ को ट्रेन करना आपकी बिजनेस कॉस्ट है, P&L में राइट ऑफ करेंगे। तो कहीं भी आपको स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट नजर आ जाए, गलती से भी कॉस्ट में मत लेना। और दूसरी बात, स्टाफ को आपने ट्रेन किया, वो कभी भी रिजाइन करके जा सकता है। आप ह्यूमन एसेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी, इसलिए उसको हम एसेट का पार्ट नहीं बना सकते। अब यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे, KPMG का ट्रेनिंग था, उसने मुझे भेजा वॉइस नोट भेजा कि जिंदल सर, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपने गलत पढ़ा दिया। हम स्टाफ के साथ बॉन्ड साइन करा सकते हैं कि भाई तो 5 साल तक हमारे पास जॉब करेगा, 4 साल तक जॉब करेगा। अगर हमारा बॉन्ड साइन है एम्प्लॉय के साथ, तो आप उसको कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं मान सकते। तो मैंने ये बात क्लास में डिस्कस करी थी आपके साथ कि आपके पास कोई भी एम्प्लॉय काम करता है 10 बजे से लेके 6 बजे तक, 8 घंटे दिन में होते हैं, 24 घंटे, 16 घंटे आप उसकी लाइफ को कैसे कंट्रोल करोगे। क्या उसकी हेल्थ कंट्रोल की जा सकती है, या उसकी लाइफ कंट्रोल, बेचारा ऑफिस से निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, क्या उसकी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि बॉन्ड साइन करा लिया और वो आपका गुलाम हो गया, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स अदर्स भी होते हैं ना बेटे। आप ह्यूमन एसेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्लियर कट बोला 38 ने, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट P&L में डालो, वी कैन नॉट कंट्रोल ह्यूमन एसेट्स। वो कभी भी रिजाइन करके, आपने उसको बॉन्ड साइन करा लिया, वो मैंने करना ही नहीं यार, जो कर रहा है कर लो, कोर्ट में केस कर दो मेरे ऊपर। सर दिमाग घूम जाता है सर, ह्यूमन एसेट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडिया 38 से बहस कर ही नहीं सकते हम, उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं, जितना मर्जी आप डिस्कशन कर लो। दूसरा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। आपने टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलाई, आपने मैगजीन्स में चलाई, आपने जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लो। क्या इस बात की गारंटी है कि एडवर्टीजमेंट का रिटर्न आपको मिलेगा। मैं किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने पे पैसा लगा रहा हूं, तो क्या ये बात गारंटीड है कि बिक ही जाएगा, या इसका फीडबैक अच्छा आएगा, या ये एस्टेब्लिश हो जाएगा मार्केट के अंदर। आप कोई भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट खर्च करते हो तो उसके रिटर्न की गारंटी नहीं होती, वो पैसा वेस्ट होता है आपका, उसको राइट ऑफ करना है। गलती से भी ये मत बोला जी ह्यूज एडवर्टाइजिंग है, हम उसको इंटेंजिबल बोल के कैपिटलाइज करेंगे, नॉट अलाउड। इंडियस में ऐसी कोई भी डिस्कशंस नहीं है। तीसरा, सेरेमनी, इनॉग्रेशन। आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उसके लिए आपने कोई सेरेमनी करी, आपने कोई नया फॉर्मूला बना लिया, आपने कोई नया डिजाइन बनाया, आपने पूरी टीम को पार्टी दे दी, कुछ भी अलाउड नहीं है सर, ये सब खर्चों में डलेगा। इनॉग्रेशन, सेरेमनी, सब खर्चों में डलेगा। चौथा है ऑपरेटिंग लॉस। जब हम कोई चीज नहीं डेवलप करते हैं, मान लो कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होगी, तो इनिशियल स्टेज पे एफिशिएंसी पे काम नहीं होता, क्योंकि नई नई चीज को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। सरकारी बैंकों में जब पहली बार कंप्यूटर लगे थे, तो 1 साल तक तो सारा काम ही अस्त व्यस्त हो गया था। पुराने एम्प्लॉय थे, उनको कंप्यूटर चलाना आता नहीं था, मैनुअल एंट्रीज करते थे, सारा बैंकिंग सिस्टम हैंग हो गया था एक बार। लेकिन अब वही, जब सारा एक्सपीरियंस हो गया है तो आंखें ऊपर होती हैं, उंगलियां नीचे चल रही होती हैं सर। तो जब स्टार्टिंग में फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं चलता तो थोड़े से लॉसेस होते हैं, हमें ऑपरेटिंग लॉसेस बोलते हैं, सब P&L में जाएगा सर, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। और जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये तो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते सर, ये मैंने 16 में भी मना कर रखे हैं आपको। ये सब बिजनेस P&L में जाते हैं, ये सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करने हैं। तो चर्चा इस बात पे क्या जरूरी है कि क्या इंक्लूड करना है, वो तो बच्चे को पता है कि जी परचेज प्राइस लेना है, टैक्सेज एंड ड्यूटीज लेने हैं, स्टैम्प ड्यूटी लेनी है, ब्रोकरेज लेना, कमीशन लेना है, प्रोफेशनल फीस लेनी, टेस्टिंग कॉस्ट, हर सारी चीज पता है आपको। क्या नहीं लेना चाहिए ये आप याद रखना, क्वेश्चन इस पे बनेगा, चाहे वो MCQ बने चाहे मेन क्वेश्चन बने, क्या क्या नहीं आएगा इस पे आप याद रखना। अच्छा जी, ये हमारा परचेज करने का पहला तरीका था। दूसरा, डेफर्ड क्रेडिट, कुछ पेमेंट 1 साल बाद, कुछ पेमेंट 2 साल बाद, कुछ पेमेंट 3 साल बाद। अगर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो डेफर्ड क्रेडिट है। और आपको मैंने इंडेक्स 40 में बताया था, वैसे 40 की रेफरेंस दी हुई है कि जितने भी फ्यूचर कैश आउटफ्लोज हैं उनको मार्केट रेट पे डिस्काउंट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वही आपकी कॉस्ट होगी,
और जितना पैसा आप एक्स्ट्रा में पे करेंगे वो ब्याज है वो P&L में राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि जितने भी फ्यूचर आउटफ्लोज है उसमें ब्याज इंक्लूड होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता। पूरी कहानी आपको पता है, 40 आप रिवाइज कर चुके हो। फिर था एक्सचेंज, इसमें भी 40 की रेफरेंस है, वही कमर्शियल सब्सटेंस वाली कहानी, या तो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा। फिर उसमें केसेस कराए थे, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप, और लास्ट में निचोड़ का निकल के आया था कि फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप को हमेशा प्रेफर करना आपने। और मैंने 20 तरह की गालियां भी दी होंगी आईसीआई को, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, जो कहते हैं कर लो। तो 40 आप रेफर कर लेना, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। कोई दिक्कत आए, रिविजनरी वीडियो पड़ी है वेबसाइट के ऊपर 40 की भी, तो आप एग्जैक्टली उसको चला के देख सकते हो। फिर हमारा आया था सर चौथा पॉइंट, यहां से हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारा परचेज करने का एक और तरीका है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। परचेजिंग कंपनी ने एक वेंडर कंपनी को एक्वायर कर लिया, एक एक्वायरर ने एक एक्वायरी को टेक ओवर कर लिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 में। तो आपको पता है 4 तरीके से मैंने आपको 103 पढ़ाया था, रिविजनरी वीडियो डाल चुका हूं। एक्विजिशन बाय नेट एसेट्स, एक्विजिशन बाय कंट्रोल, तीसरा रिवर्स एक्विजिशन, और चौथा था कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। मैं बात कर रहा हूं नेट एसेट्स। हमने सामने वाले के सारे एसेट्स परचेज कर लिए, उसको लिक्विडेट करवा दिया, उसको पीसीबीसी दे दिया हमने। तो यहां पे इंड AS 38 ये बात कहता है कि अगर आप किसी भी कंपनी को टेक ओवर करते हैं, उसके नेट एसेट्स को लेके आ रहे हैं, तो उसमें टेंजिबल भी होंगे, इंटेंजिबल भी होंगे, लेकिन सामने वाले के इंटेंजिबल को आप अपनी बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब उनकी फेयर वैल्यू आपको पता है। अगर एक परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के इंटेंजिबल बाय किए हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ भी बाय किया है, तो उसकी फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। सामने वाले की बुक वैल्यू पे आप उसको टेक ओवर नहीं कर सकते। अगर बुक वैल्यू है लेकिन फेयर वैल्यू आपको नहीं पता, उसको जीरो मानो आप, वो अपने आप गुडविल का पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पीसी में से जब हम नेट एसेट्स माइनस करते हैं तो गुडविल आ जाती है। अगर आपके ये नेट एसेट्स आप कम करेंगे, गुडविल अपने आप बढ़ेगी। तो अगर इन नेट एसेट्स के अंदर कोई इंटेंजिबल है और उसकी फेयर वैल्यू आपको पता है, तभी उसको जगह मिलेगी, नहीं तो वो अपने आप गुडविल में चला जाएगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के इंटेंजिबल को टेक ओवर करेगी तो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे करेगी, बुक वैल्यू पे टेक ओवर नहीं किया जा सकता। और 103 भी ये बात कहता है कि एक्विजिशन मेथड लगाओ, और एक्विजिशन मेथड सारा फेयर वैल्यू बेस्ड है। और फिर मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था कि जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं तो इंटेंजिबल तो आती है, साथ में गुडविल भी आती है। पीसी में से जब हम नेट एसेट्स माइनस करते हैं तो गुडविल आ जाती है। और ये जो गुडविल है ये इनडेफिनिट लाइफ की है, इसकी कोई भी लाइफ नहीं बताई गई। और जब गुडविल की लाइफ आपके पास नहीं है तो इसको अमोर्टाइज भी नहीं किया जा सकता। और ये बात मैंने आपको इंड AS 36 में भी बताई थी कि जितने भी इनडेफिनिट लाइफ वाले एसेट्स होते हैं उनका एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है, वो इंडिकेशन बेस नहीं चलते। एक्सटर्नल इंडिकेशन हो या ना हो, इंटरनल इंडिकेशन हो या ना हो, गुडविल का इंपेयरमेंट एनुअल बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा। अगर मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ा रहा होता इंटर में, तो मैं इस गुडविल की लाइफ आपको 5 साल बता रहा होता कि 5 साल इसकी लाइफ होती है, 5 साल में SLM बेसिस पे राइट ऑफ कर दो। लेकिन जब आप फाइनल में आते हो तो गुडविल की कोई लाइफ नहीं है। गुडविल को बुक्स में से अगर आपने हटाना है तो साल में एक बार इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करो, इंपेयरमेंट में फेल होगी तो हटेगी, नहीं तो पड़ी रहेगी लाइफ टाइम। इसकी कोई लाइफ नहीं है, इनडेफिनिट लाइफ है, और गुडविल का अमोर्टाइजेशन हो ही नहीं सकता। ये पूरी कहानी मैंने आपको बेटे बताई थी। पहला, आप कैश में खरीद सकते हो और उसमें क्या क्या नहीं लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दूसरा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में ले सकते हो लेकिन फेयर वैल्यू पे लेना है, बुक वैल्यू पे अलाउड नहीं है। जो गुडविल आप लेंगे पीसी एक्स्ट्रा पे करने की वजह से, तो वो गुडविल अमोर्टाइज नहीं हो सकती, सिर्फ इंपेयरमेंट टेस्ट हो सकता है उसका एनुअल, क्योंकि इसकी लाइफ इंडेफिनिट होती है। ये पूरी कहानी आपको मैंने बताई थी। ये देखो आप, कॉपी आपके पास है, कॉपी से आप चेक कर सकते हैं। ये है जी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन। एन एक्वायरर, जिसको परचेजिंग कंपनी बोलते हैं, कैन रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल्स विच आर हेल्ड बाय एक्वायरी, जिसको वेंडर कंपनी बोलते हैं, इन इट्स बुक्स इन द स्कीम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ओनली इफ फेयर वैल्यू इज नोन। और अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो उसको जीरो मान लेंगे। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट परचेजिंग कंपनी कैन नॉट
टेक ओवर इंटेंजिबल एसेट्स और वेंडर एट कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट पे नहीं ले सकते। फिर मैंने आपको गुडविल पे नोट लिखवाया था कि पीसी और नेट एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होती है सर। अगर पीसी एक्सीड करेगा तो ठीक है। गुडविल जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आईपीआर बोलते हैं इसको। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है? इनडेफिनिट लाइफ। और इसकी कोई फिक्स लाइफ नहीं है, इसको कभी भी अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट किया जा सकता है। और ये बात 36 में भी डिस्कस हुई थी। ये परचेज करने का दूसरा तरीका है, आप कैश में ले लो, आप उधार ले लो, आप किसी के साथ एक्सचेंज कर लो, एक एसेट दे दो दूसरा ले लो। और चौथा बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप खरीद सकते हो। पांचवा था इंटरनली जनरेटेड। ये देखो क्वेश्चन कराए हुए बेटे सारे, पांचवा, फिर छठा, फिर 31वां क्वेश्चन कराया आपको मैंने, फिर 34वां कराया, फिर 27वां कराया, प्रैक्टिस भी साथ में चल रही है। फिर हमारा लेक्चर नंबर 2 आ गया। लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने बताया परचेज करने का एक और तरीका, इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। और इसमें 2 तरीके थे बेटे, इसमें 2 तरीके थे, एक तो था सेल्फ जनरेटेड और दूसरा था इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहला, कोई भी कंपनी जब बिजनेस करेगी मार्केट में तो एफर्ट डालेगी तो कंपनी की कुछ एसेट्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूं। पहले मैंने आपको बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस दी डिटेल्ड नॉलेज के साथ, उसके लिए पहले मैंने पढ़ाई करी, फिर आपको पढ़ाया, फिर बच्चे को टेक्निकल सपोर्ट दी, ठीक। फिर बच्चे को सारे अपडेट्स और अमेंडमेंट्स टेलीग्राम पे शेयर किए, जब तक उसके पेपर नहीं हो जाते वो सीए नहीं बन जाता। बच्चे को सारे आरटीपी एमटीपी कराए, बच्चे की क्वेरीज लेता रहा। मेरे को तो बच्चे 5-5 साल पुराने बच्चे भी क्वेरी भेजते रहते हैं, बच्चे की क्वेरीज लेता रहा। फिर बच्चे को रिविजनरी क्लास देता रहा, फिर बच्चे की गालियां खाता रहा। इतना कुछ करने के बाद भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक। अब मैं इतना एफर्ट करूंगा, कुछ तो मार्केट में नाम पैदा होगा। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, जो एंटिटी के अपने एफर्ट से जनरेट होते हैं। इसके लिए आप पेमेंट नहीं करते, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ एसेट्स अपने आप जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड, आपका ब्रांड बनेगा तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू से बनेगा। आप अच्छा डिलीवर करो, ब्रांड बन जाएगा। पब्लिकेशन राइट्स, आप कुछ लिखते हैं, लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है, अपने आप उसका नाम हो जाएगा। कस्टमर लिस्ट, जिस शोरूम में ज्यादा कस्टमर जाते हैं आप उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, डिटेल लेते हैं, अपने आप जितना फुटफॉल बढ़ेगा धीरे धीरे कस्टमर की लिस्ट अपने आप बनती जाएगी। गुडविल अपने आप जनरेट होती है सर। अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर नहीं करते तो आपकी खुद की भी गुडविल जनरेट होती रहती है, आप उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते, वो अलग बात है। मैं जिन एसेट्स की बात कर रहा हूं ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है, आपने 1 रुपया खर्च नहीं करा इनको एक्वायर करने में। चाहे वो ब्रांड है, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो पब्लिकेशन राइट्स हैं, चाहे वो कस्टमर लिस्ट है, ये अपने आप जनरेट होते हैं सर। और इनको हम एसेट के तौर पे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर कॉस्ट वाला प्रिंसिपल फेल होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई रिलायबल कॉस्ट का एस्टिमेट नहीं है। तो जब आपने पैसे खर्च नहीं करे, मैं इसको बैलेंस शीट में जगह कैसे दूंगा? ये फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम है, और ये होते तो हैं लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि ये अपने आप जनरेट हुए हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट अच्छा खाना बनाएगा तो उसका नाम अपने आप हो जाएगा, उसके अपने एफर्ट्स हैं, उसके लिए कोई पैसे थोड़ा ना दिए हैं उसने। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जो एसेट्स सेल्फ जनरेटेड नेचर के होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके लिए पैसे खर्च नहीं होते, वो बुक्स में नहीं आते। दूसरा होता है इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने एक लैब बना रखी है, अब मान लो रेनबैक्सी कंपनी है, सिप्ला कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये नई नई दवाइयां कैसे लाती हैं? रिसर्च चलती रहती है, इनके पास एक लैब होती है। तो इसके पास 2 फेस होते हैं, एक तो रिसर्च का और एक डेवलपमेंट का। ये तो कहानी खत्म हो गई, ये तो बुक्स में आते ही नहीं। लेकिन जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो पैसे खर्च होंगे, जब पैसे खर्च होंगे तो फिर आपकी कॉस्ट बीच में आ जाएगी। पैसे खर्च होंगे तो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट है तो फिर प्रिंसिपल समझो। आपका जो रिसर्च फेज है, सारे बच्चों को पता है कि जितना पैसा आप रिसर्च में खर्च करेंगे वो सारा P&L में जाएगा। क्यों? रिसर्च के अंदर
हम टेक्निकल फिजिबिलिटी ढूंढते हैं, एस्टेब्लिश नहीं होती। कोरोना आया था, उसकी वैक्सीन के लिए सारी कंपनियों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे कि यार कोरोना की दवाई बनाओ, तो किसी को पता थोड़ा ना था कि वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी ढूंढते हैं हम लोग। तो जितना पैसा आपका रिसर्च फेज में खर्च होता है और कोई टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई आउटकम आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको मैंने बताया था, रिसर्च में हम पैसा कैपिटलाइज नहीं करते, चाहे आपका 1 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, चल P&L। लेकिन जिस दिन आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, रिसर्च किस दिन कंप्लीट होगी, जिस दिन प्रोडक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है कि हाँ यार ये काम कर सकता है। जिस दिन टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है उस दिन वो डेवलपमेंट फेज में चला जाता है। इसको हम कहते हैं टेस्टिंग फेज। टेक्निकल फिजिबिलिटी तो ढूंढ लिया आपने, अब उसका ट्रायल रन चलेगा कि क्या इसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम टेस्टिंग रन चलाते हैं। तो टेस्टिंग फेज होता है, टेस्टिंग फेज को बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। और टेस्टिंग 1 साल भी हो सकती है, 1 महीने में पूरी हो सकती है, 10 साल में, या कभी भी नहीं पूरी हो सकती। ये तो टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है सर कि आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर आप उसको मार्केट में लेके आओगे। तो डेवलपमेंट फेज क्या है आपका, टेस्टिंग फेज है। तो जितना पैसा आप डेवलपमेंट के अंदर खर्च करोगे वो कैपिटलाइज हो सकता है और हम उसे इंटेंजिबल का नाम दे सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, प्रोडक्ट मास्टर्स। आपको एक लिस्ट बना के दी थी मैंने कि रिसर्च फेज के अंदर तो कोई लिस्ट बनती नहीं, रिसर्च का सारा पैसा तो P&L में जाता है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्रोडक्ट मास्टर्स, टेस्टिंग कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और मान लो आपका ट्रायल पूरा हो गया, आपको लगा नहीं है, टेक्निकल फिजिबिलिटी थी और हम उसको कमर्शियल प्रोडक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आपका ट्रायल रन पूरा हो गया, अब आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजोगे ताकि आपके नाम पे रजिस्टर हो जाए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सारे पैसे, जितना पैसा आप डेवलपमेंट में खर्च करते हैं वो सारा कैपिटलाइज हो जाता है। इसको हम इंटेंजिबल बोल सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड बुक्स में नहीं आता, रिसर्च बुक्स में नहीं आता, लेकिन डेवलपमेंट बुक्स में आता है, उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चा 2 बातें पूछता है मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कि पहला कि जिंदल सर डेवलपमेंट में आपने पैसे खर्च कर दिए लेकिन बाद में पता लगा कि ट्रायल के अंदर वो फेल हो गया, चल P&L, सक्सेसफुल हो गया, चल बैलेंस शीट अमोर्टाइज कर लेंगे। और आपको मैं एक बात और याद कराता हूँ, इंडेस 36 में मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बोला था कि अगर कोई इंटेंजिबल रेडी फॉर यूज नहीं है तो उसका इंपेयरमेंट हम हर साल करेंगे। तो जितने भी आपके पास डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक्सपेंस है, हम साल के एंड पे इसको रिव्यू करेंगे, इसका इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। और मैंने डेवलपमेंट को इंपेयर करने वाले क्वेश्चंस करवाए भी हैं आपको 36 के अंदर। 38 नहीं कहता लेकिन 36 कहता है कि मैं इसको इंपेयरमेंट करूंगा जब तक ये डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता आपका, हर साल करूंगा इंपेयरमेंट टेस्ट इसका। ये पूरी कहानी आपको सुना रखी है बेटे। ये देखो, ये 2 तरह के होते हैं, ये एक सेल्फ जनरेटेड, एक इन हाउस। जो सेल्फ वाले होते हैं वो एंटिटी की अपनी मेहनत से होते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं बाय द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क ऑफ द एंटिटी। इसके लिए पैसे खर्च नहीं होते, एंटिटी डज नॉट इनकर एनी अमाउंट, और इनको बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दीज आर जनरेटेड विदाउट एनी कॉस्ट। द फॉलोइंग एसेट्स में बी कंसिडर्ड, गुडविल, ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लिस्ट, पब्लिकेशन टाइटल, कुछ भी इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता इनको। लेकिन दूसरा फेज इनका आता है, ये देखो आप, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज self generated intangible in the books accounts because these are free of cost. These assets do not satisfy the basic condition, reliable estimate of cost is missing. नोट लिखवाया हुआ आपको। These assets are not shown in the balance sheet, ये समरी हो गई। फिर हम सेकंड पार्ट में आ गए, रिसर्च में। ये रिसर्च फेज है, हम टेक्निकल फिजिबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, और ये डेवलपमेंट फेज है, ये आफ्टर होगा, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी, सब लिखवाया हुआ आपको। रिसर्च P&L में जाएगी, ये जो रिसर्च है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। सिंपल चेक कराता हूं आपको। द एंटायर एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च फेज विल बी रिटन ऑफ इन P&L बिकॉज सच एन एक्सपेंस डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन रूल्स। फिर आ गया डेवलपमेंट फेज, आपको कोर प्रिंसिपल चेक कराता हूं। ये इसका ट्रीटमेंट है। As per the provisions of Ind AS 38, all expenses which are incurred during testing or trial phase shall be capitalized and recognized as intangible asset। और एक स्टेटमेंट बना के दी थी आपको। मटेरियल आ सकता है, एम्प्लॉय कॉस्ट आ सकती है, ओवरहेड्स आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस आ सकती है, मास्टर कॉपीज की फीस आ सकती है, अदर एक्सपेंस, सब क्लास में समझाया हुआ सर। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 कराया
इंपॉर्टेंट मार्क कराया। क्वेश्चन नंबर 8 कराया, इंपॉर्टेंट मार्क कराया, फिर 13 कराया। 13 में सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, देखो आप, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 के बाद फिर 28 कराया, सिंपल क्वेश्चन है, ये लिखवाया हुआ देखो सिंपल। फिर 40 होमवर्क में दिया, फिर 37 में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर के ऊपर है, कोडिंग वोडिंग सब समझाएंगे सर आपको। फिर 38 है, इतने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, 7 करा रखा है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आप, ये एक्सचेंज का क्वेश्चन हो गया, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टडी मैट का क्वेश्चन हो गया। 32 हो गया, ये भी आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। 33 हो गया, ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। 35 हो गया, स्टडी मैट का है। फिर 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको। फिर परचेज करने का एक और तरीका, गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश में ले सकते हैं, डेफर्ड क्रेडिट पे ले सकते हैं, एक्सचेंज पे ले सकते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। और 6 था गवर्नमेंट ग्रांट, ये सिंपल तरीका था। अगर सरकार आपको कोई ग्रांट देती है किसी इंटेंजिबल को एक्वायर करने में, तो आप उसकी कॉस्ट में सेट ऑफ कर लो। आपने कोई एसेट खरीदा मान लो 200 रुपए का, ग्रांट आ गई 80 रुपए की, तो आपकी नेट कॉस्ट है 120। जब हम इंडेस 20 में जाते हैं तो वहां पे 2 मेथड है, एसेट रिडक्शन मेथड, डेफर्ड इनकम मेथड। लेकिन जब 38 में आते हैं तो एक ही मेथड बोला जाता है, एसेट रिडक्शन मेथड। और आपको मैंने बोला था एसेट रिडक्शन मेथड ही फेमस है, डेफर्ड तब लगाया करो जब मजबूरी हो जाए। ग्रांट आ गई, कॉस्ट में से माइनस, रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगा दो, रिफंड करनी है उसी में ऐड बैक करके रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिसिएशन लगा दो, सिंपल तरीका था। ये देखो, ये नेट कॉस्ट की बात करता है, ये टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस ग्रांट, सिंपल सी बात थी। फिर हम आगे थे कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ लिया आपने? पहला कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल, दूसरा कॉन्सेप्ट आउट ऑफ स्कोप, तीसरा कॉन्सेप्ट इनिशियल रिकॉग्निशन, ये आ गया चौथा कॉन्सेप्ट मेजरमेंट का। मेजरमेंट के 2 मॉडल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल, एक है रीवैल्यूएशन मॉडल। जब हम कॉस्ट मॉडल की सिफारिश करते हैं तो कॉस्ट में से एक तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, एक इम्पेयरमेंट लॉस, आप अपवर्ड नहीं जा सकते। लेकिन जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल की सिफारिश करते हैं तो आप अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों जा सकते हैं। और जब आप अपवर्ड जाते हैं तो उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व बोल देते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं तो इम्पेयरमेंट लॉस बोल देते हैं, दोनों अलाउड है आपको। ये हमने इंडिया 16 में पढ़े हुए, मैंने दोबारा पढ़ाया नहीं आपको। ये देखो कि कॉस्ट मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल वही है जो हमने इंडिया 16 में पढ़े थे, डिटेल डिस्कशन वहीं पढ़ा था हमने। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है तो उस पर दोबारा मत्था नहीं मारा हमने। ये थोड़ा ना कि एक चीज को बार बार बोलते रहो और बच्चे का टाइम खराब करते रहो। आपकी कॉपी खोल के देखो आप, मैंने कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं किया बेटे, हमेशा क्लास में प्रोडक्टिव बातें की आपके साथ, कभी आपको मोटिवेट नहीं किया। पूरे लेक्चर्स, हमारा कंटेंट चाहे कितने भी घंटे का हो, मैंने फालतू फालतू के कभी गाने नहीं चलाए, कभी डिस्को नहीं किया, कभी डांस नहीं किया, कभी फालतू का मोटिवेशन नहीं किया, कभी बेकार की बातें नहीं की बड़ी बड़ी। मैंने सिर्फ कंटेंट पे बात की है आपके साथ, इतने घंटे में सिर्फ पढ़ाने की बात की है, क्वेश्चंस की बात की है। मैं फालतू बातें करता ही नहीं, मुझे पता आज की यंग जनरेशन पसंद ही नहीं करती, फॉरवर्ड कर देती है। वो कहता मुझे आपसे ज्ञान चाहिए बस, जो काम का है, फालतू की बातें नहीं चाहिए। वो तुम्हारे घर में माँ बाप है जो हमें बोलते रहते हैं। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, पेरेंट्स भी आपको सजेशन देते हैं, आपके टीचर्स भी आपको सजेशन देते हैं, बच्चा पसंद नहीं करता आजकल, तो फिर हमने आप क्लासेस में सजेशन रिकॉर्ड ही करने बंद कर दिए, ना मोटिवेशन देते हैं, कुछ नहीं है। पढ़ो, नंबर लो, काम की बात सुनो, दैट्स इट। क्या मोटिवेशन, मैं आज तक यही नहीं समझ पाया। मैं आपको, मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानना, मुझे पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को बुरा लग जाए। मेरी उम्र हो गई है 44 साल की और मेरे को आज तक यही नहीं पता लगा कि यार मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन क्या होता है? क्या स्टूडेंट को पता नहीं है कि वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा? क्या स्टूडेंट को पता नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्या एक बिजनेसमैन को पता नहीं कि अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा? क्या मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरे पास बच्चे ज्यादा आएंगे, मुझे फीस ज्यादा मिलेगी? क्या भगवान कृष्ण ने गीता में नहीं लिखा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा? शराब पी के गाड़ी चलाओगे, एक्सीडेंट होगा, मरोगे। मेरी बात समझ रहे हो?
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो बेसिक सिद्धांत है जिंदगी का, है ना। संत कबीर जी ने बोला कि बबूल का पौधा लगाओगे तो फिर आम कहां से होंगे। जैसा काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहले सपने देखो, फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंग एक्शन होने चाहिए। सिर्फ सपने हैं और आप सोचोगे कि कोई ऐसा मैं कोई नग पहन लूंगा, मेरी कुंडली पत्री में कुछ ऐसा योग बनता है कि मैं कुछ कर लूंगा, नहीं, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। और पांडवों को भी अपना युद्ध खुद ही लड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण उनके साथ बैठे थे रथ के ऊपर, लेकिन झगड़ा तो उनको करना पड़ा। भगवान ने नहीं सुदर्शन चलाया युद्ध के अंदर, अर्जुन को बोला तेरी लड़ाई है, तू लड़ ले भाई। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कोई कहने की बात थोड़ा ना, क्या मोटिवेशन बेटे, बेकार की चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं। इधर उधर की कहानी सुना दी, धीरू भाई अंबानी की कहानी सुना दी, रतन टाटा की कहानी सुना दी, एलोन मस्क की कहानी सुना दी। अरे भाई आप अपनी कहानी क्यों नहीं बनाते? करो ना एफर्ट्स, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, गीता के सिद्धांत में बिलीव रखो, बस एक्शन लो, ये सोच के कि यार जो मैं कर रहा हूं इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बी पॉजिटिव, दैट्स इट। हम कोई फेल होने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? सर इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता, क्या कर लेगा इंस्टीट्यूट? रोक लेगा आपको? मुझे बताओ आप। 100 में से 10 नंबर का पेपर गलत बन गया, गलत चेक हो गया, कोई गलत अजम्पशंस है, 90 नंबर का पेपर आपके पास है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सारा पेपर ही गलत बना देंगे, सारे आंसर ही गलत चेक हो जाएंगे। मैं कहता हूं चलो 15 नंबर लगाओ आप, कि 15 नंबर के पेपर में हेराफेरी कर दी इन्होंने, बेवकूफ बिठा रखे हैं, गधे हैं। 85 नंबर का पेपर आपके पास है, उसमें से 60 लेने की कोशिश करो, एग्जाम्पशन लेने की कोशिश करो। फाइट टफ है, मुझे पता है, लेकिन बोलने से क्या हो जाएगा जब इन ढीठों ने सुनना ही नहीं है। कभी यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो देखा आपने कि ये क्वेश्चन गलत बनाया, ये क्वेश्चन गलत बनाया, मैं बात ही नहीं करता, मुझे पता है भैंस की मोटी चमड़ी है, ये सुनेंगे तो है नहीं, बच्चे के दर्द को समझेंगे नहीं, टीचर की बात को सुनेंगे नहीं, करना इन्होंने वही जो उन्होंने करना है। तो बच्चे को आप मेंटली तौर पे बोल दो ना यार कि तेरे पास 85 नंबर का पेपर है, इसके ऊपर फोकस कर। नहीं सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें इन्होंने मेरे को फेल कर दिया, मैं इसकी वजह से फेल नहीं हुए, बाकी पेपर पे कमांड करो, अपनी स्कोरिंग बढ़ाओ। मेरी बात मानो प्लीज आप, इनके साथ बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, ये नहीं सुधरेंगे। हर साल इनकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चीजों को पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा सा। अच्छा जी, ये हमने 16 में पढ़ा था बेटे, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। एक और इंटरेस्टिंग बात, इंटेंजिबल एसेट्स में जो रीवैल्यूएशन मॉडल है उसे AS26 अलाउ नहीं करता। AS26 में आप अपने इंटेंजिबल्स को अपवर्ड रीवैल्यू कर ही नहीं सकते थे, इंटर में मना करता था मैं, लेकिन फाइनल में दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, कॉस्ट मॉडल भी अवेलेबल है, रीवैल्यूएशन भी। AS में नहीं था लेकिन इंड AS में है आपके पास। ये पूरी कहानी 16 में है हमारे पास, कॉपी खोलो, अपवर्ड जाएंगे जी, रीवैल्यूएशन जब खुलेगा, जब हम किसी एसेट की वैल्यू बढ़ा देते हैं उसका डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को कॉम्पोजिट करने के लिए रीवैल्यूएशन जब को हम रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके जाते हैं। पूरी कहानी आपके पास है, खोल के देखो आप, सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है सर। फिर हम चलते चलते कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आ गए थे। ये तो लेक्चर नंबर 3 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 कराया पहले मैंने आपको, फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड, सारी कहानी सुना रखी है। फिर 11वां क्वेश्चन कराया, स्टडी मैट का होगा। फिर 39 कराया आपको, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रीवैल्यूएशन, 39 कराया, 36 कराया, ये भी रीवैल्यूएशन पे है। क्वेश्चन सारे कराए हुए बेटे आपको, 17 और 18 क्लास में डिस्कस हुए होंगे, इनके आंसर दे रखे होंगे। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आ गए हम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमोर्टाइजेशन पॉलिसी की बात होगी। आपने इंटेंजिबल खरीदा, बैलेंस शीट में उसको जगह दे दी, अब इसको अमोर्टाइज कैसे करें। पीपीई को डेप्रिशिएट करते हैं, इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज करते हैं। जब मैं जाता हूं AS26 में इंटर मोड में, तो वहां पे 10 ईयर्स, फाइनल में ऐसा कोई पीरियड नहीं है, ना कोई 10 ईयर्स ना कोई 5 ईयर्स। सिंपल बात करते हैं, जिस इंटेंजिबल को आप अमोर्टाइज करना चाहते हैं उसकी एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाओ और उसके एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज निकालो, और जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो की रेशियो है उसकी रेशियो में आप इसको अमोर्टाइज कर दो। और अगर किसी एसेट के एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज अवेलेबल नहीं है, आप नहीं पता कर पा रहे, कोई बात नहीं। इंडिया 16 में आपको 3 मेथड बताए थे, SLM, WDV, UOP।
यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इन तीनों में से एक मेथड का चुनाव करो और उसके अकॉर्डिंग इसको डेप्रिशिएट करके परे मारो। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा कैश इनफ्लो की रेशो ही रहेगी। और एक और बात बताई थी, जब भी आप किसी इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करेंगे साल्वेज वैल्यू हमेशा जीरो लेंगे। इंटेंजिबल्स में साल्वेज वैल्यू नहीं आती, जीरो। लेकिन अगर आप प्रूव कर दो कि आपके पास कोई सेकेंड हैंड मार्केट है और एक्टिव मार्केट है, आप कुछ ना कुछ पैसे इसके रियलाइज कर लोगे तो साल्वेज वैल्यू ली जा सकती, नहीं तो हमेशा जीरो मान के चलो। और एक और बात बताई थी, अगर आप किसी इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना चाहते हैं, चाहे कैश इनफ्लो की रेशो बना रहे हैं या कोई आप एसएलएम डब्ल्यूडीपी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो पक्की बात है कोई ना कोई लाइफ तो है, तो ये डेफिनेट लाइफ का केस बनता है। क्योंकि जितने भी इंटेंजिबल्स की लाइफ इनडेफिनेट होती है वो तो अमोर्टाइज हो ही नहीं सकते। अमोर्टाइज वही होंगे जिनकी लाइफ डेफिनेट होती है। हमें पता होता है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कब तक काम आएंगे। तो कैश इनफ्लो की रेशो को प्रेफर करो, नहीं है तो एसएलएम डब्ल्यूडीपी और यूओपी के हिसाब से चलो। और एक और बात, जितने इंटेंजिबल्स की लाइफ डेफिनेट होती है, अमोर्टाइज होते हैं, उनका इंपेयरमेंट तभी हो सकता है जब कोई ना कोई इंडिकेशन प्रिवेल करेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल, एज पर इंडिया 36। बिना इंडिकेशन के आप इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जितने इंटेंजिबल्स की लाइफ इनडेफिनेट होती है, जिनकी लाइफ नहीं पता होती है आपको, जिसमें कि गुडविल आते हैं, कोई अदर इंटेंजिबल आते हैं विदाउट हैविंग लाइफ। आपने स्टॉक एक्सचेंज की कोई टिकट ले ली, आप उनके ट्रेडिंग मेंबर बन गए, और स्टॉक एक्सचेंज ने आपको जो मेंबर बनाया वो इनफाइनाइट लाइफ के लिए बनाया है। मेंबरशिप फीस तो दे दिया आपने सेबी को, आप ट्रेडिंग मेंबर भी बन गए, और उसकी कोई लाइफ डिफाइन नहीं है कि वो कहते हैं लाइफ टाइम है, जब तक आप काम करना चाहते हो करो। तो इस तरह के जो इनडेफिनेट लाइफ वाले इंटेंजिबल्स होते हैं उनका अमोर्टाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, उनका एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट मैंडेटरी हो जाता है। आपको मैंने बताई हुई सारी बातें, ये अमोर्टाइजेशन पॉलिसी थी। कॉपी खोलो, जो मैं बोल रहा हूँ आप चेक करो। ये देखो, दो तरह के इंटेंजिबल होते हैं, एक तो फाइनाइट लाइफ, लिमिटेड लाइफ, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ। ये हमारी फर्स्ट यूनिट की एक्सप्लेनेशन है। पहला, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो की रेशो ले लो, या फिर अगर फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई नहीं हो सकता तो एसएलएम डब्ल्यूडीपी यूओपी ले लो। फर्स्ट ऑप्शन हमेशा प्रेफरेबल रहेगी, ऑलवेज प्रेफरेबल। फिर आपको दूसरा पॉइंट बताया था कि अगर फाइनाइट लाइफ है तो साल्वेज वैल्यू हमेशा नील लेनी है, एक्सेप्शन अगर कोई एक्टिव मार्केट है सेकेंड हैंड में तो आप ले सकते हैं, प्रेविडेंस होना चाहिए। फिर वो इंडिकेशन वाली बात आई थी, इंपेयरमेंट वाली, कि इन एसेट्स का इंपेयरमेंट तभी हो सकता है जब कोई इंडिकेशन प्रिवेल करेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं। फिर दूसरा यूनिट, अगर कोई एसेट अनलिमिटेड है, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकता, तो एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट मैंडेटरी हो जाएगा। ये सारी बात आपको लिखवाई हुई है सर। फिर क्वेश्चन नंबर 23, फिर 25, 19, इतने क्वेश्चन करा रखे हैं बेटे आपको। देखो आप, इतने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, कितनी प्रैक्टिस करा रखी है आपको। ये वीडियो नंबर 4 आ गया। वीडियो नंबर 4 में फिर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर क्वेश्चन चल रहे हैं, 41 क्वेश्चन चल रहे हैं जी, क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर 22 इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्वेश्चन चल रहे हैं जी। चौथा लेक्चर चल रहा है, क्वेश्चन चल रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस जी, देख लो आप। फिर आ गया जी कॉन्सेप्ट नंबर 6, डी रिकॉग्निशन का। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल। दूसरा, आउट ऑफ स्कोप। तीसरा, इनिशियल रिकॉग्निशन। चौथा, मेजरमेंट, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। पांचवा, अमोर्टाइजेशन। छठा, डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन का मतलब सेल करना, डिस्पोज ऑफ करना। तो अगर आप किसी इंटेंजिबल को बेचते हैं तो वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और जब बेचेंगे तो नफा नुकसान आएगा, नफा नुकसान आएगा तो पी एंड एल में। कैरिंग अमाउंट ले लो, सेलिंग प्राइस ले लो, डिफरेंस नफा नुकसान है, चल पी एंड एल। और सातवां कॉन्सेप्ट क्या, डिस्क्लोजर का। डिस्क्लोजर आपको खुद पढ़ने हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी बताओ जी, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दो जी आप, ओपनिंग में कितने थे, क्लोजिंग में कितने हैं। ये सारे डिस्क्लोजर आपको सेल्फ करने हैं। डिस्क्लोजर आपके पेपर में नहीं आएंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बच्चे बिग 4 में काम करते हैं उनको थोड़ा हेल्प करते हैं। ये देखो ये आपको सारे डिस्क्लोजर लिखवाए हुए कि क्या क्या कम से कम होना चाहिए आपका। ये देखो डिस्क्लोजर आप पढ़ लेना बेटे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जिंदल साहब का नाम आ गया, 38 का रिवीजन खत्म हो गया। बिल्कुल आसान सा इंडेक्स था बेटे। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि बच्चों ने इतनी डिमांड क्यों की इसके रिवीजन की। या आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। इसमें
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैटर करती है, और आप देख लो इतने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, मेन तो वही है बेटे आपका। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।